नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक हमने 3 क्लासेज पढ़ चुके हैं। 3 क्लासेज जो हमारा रहा वो ग्रामर का क्लासेज रहा है और हमें इंग्लिश जानने के लिए ग्रामर के अलावा भी कई सारे पार्ट हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे पहले पार्ट तो ग्रामर आ जाता है, दूसरा हो जाता है वर्ड पार्ट, जी वर्ड पार्ट हो जाता है, तीसरा होता है रीडिंग और लिसनिंग का काम आप मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। एक ये तरीका होता है जिससे हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। दूसरी बात आती है रीडिंग से क्या होता है, हम इंग्लिश को अच्छे से लिखना पढ़ना जान जाते हैं, लेकिन रीडिंग हमें अच्छी से आए इसके लिए हमें ग्रामर और वर्ड पार्ट ये दोनों चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसी का कॉम्बो होता है जो रीडिंग मटेरियल होता है, चाहे वो नॉवेल्स हो चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हो। तो उनको पढ़ने के लिए हमें ग्रामर के विभिन्न स्ट्रक्चर, क्या क्या सेंटेंस कैसे कैसे फॉर्म होते हैं वो जानना ज़रूरी होती है, और वर्ड पार्ट जानना ज़रूरी होता है। तो हमने ये देखा है कि ग्रामर से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती है उसकी तो हमने स्टार्टिंग कर दी है। पहले लेसन में हमने लैंग्वेज, लेटर, वर्ड ये सारा चीज़ पढ़ा। उसके बाद फाइनाइट नॉट फाइनाइट वर्ड पढ़ा, और कल के लेसन में हमने क्या पढ़ा था, क्लाज पढ़ा था। क्लाज क्या था, उसमें डिपेंडेंट क्लास था और इंडिपेंडेंट क्लास था। बेसिकली 2 पार्ट है, इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास से। जो इंडिपेंडेंट क्लास थे उसे हम मेन क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लास थे उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते थे। तो ग्रामर की क्लास को हम 3 क्लास पे रोकते हैं। हमने ये सोचा है कि वीकली 4 दिन हम ग्रामर का क्लास लें और 2 दिन वर्ड पार्ट का सेशन लें, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। रीडिंग का सेशन कैसे लेना है वो हम आगे डिसाइड करेंगे। तो हम सोचे हैं कि आप बोर हो गए होंगे, बोर क्या हो गए होंगे, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी हम आपको चीज़ें इतनी आसानी से आप तक कन्वे कर रहा है। जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए थोड़ा नया है। आपने जितनी बार अंग्रेजी पढ़ा होगा, टेंस पढ़ा होगा, नाउन प्रोनाउन यही सब पढ़ा होगा, वॉइस पढ़ा होगा, नरेशन पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा होगा। तो क्या होता है, वो सब रहता तो आप जानते हैं, लेकिन वो जानने के बाद भी आपको अंग्रेजी अच्छी से नहीं आती है, क्योंकि आप बेसिक नहीं जानते हैं। तो बेसिक आपके लिए नया है, वो सीखने में आपको 2-3 बार वीडियो देखना पड़ सकता है, क्लास फाइनाइट नॉन फाइनाइट, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन फिर भी हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने की सारी कोशिशें की हैं। और बोरिंग लगे तो भी आपको इसको जानना ही जानना है। जब तक आप इसको जानेंगे नहीं तब तक आप आगे की क्लास वैसे ही समझेंगे जैसे अभी तक समझते आए हैं। तो आज हम एक वर्ड पार्ट की क्लास रखते हैं, जिससे हम जानते हैं कि वर्ड पार्ट क्या होता है और वो वर्ड पार्ट क्यों ज़रूरी है हमारा पढ़ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड पार, ये पावर हम जनरली पढ़ते हैं, पावर पढ़ना गलत होता है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो पार होता है, पार वर्ड पार। तो क्या है कि वर्ड पार के बेसिकली जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड्स एग्ज़ाम 9th 10th 11th 12th या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे वो एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेनो हो गया, और भी टीजीटी पीजीटी में कुछ पेपर होते हैं, दिल्ली बोर्ड के कुछ पेपर होते हैं। तो उनमें जो वर्ड पार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, और हमारी इंग्लिश की कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे हमें न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है, नावल्स पढ़ना सीखना है, हमें बुक पढ़ना, अपना टेक्स्ट जो 9th क्लास का प्रोज है, पोइट्री 11th 12th का, ये सब पढ़ना है। अगर आप ग्रेजुएशन अंग्रेजी से कर रहे हैं तो उसमें आपका पोइट्री प्रोज पढ़ना है। तो उसको जानने के लिए ना, जो वर्ड पार का आपके पास एक ठीक ठाक कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा कलेक्शन जो वर्ड बार बार आपके सेंटेंस में रिपीट होते रहते हैं। तो वर्ड जो होते हैं वर्ड पार, उसको बेसिकली 4 से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अलग अलग लोग अलग अलग डिवाइड किए हैं, और भी कई सारे पार्ट हैं, लेकिन वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली एग्जाम्स के हिसाब से और एक कॉमन जानकारी के हिसाब से क्या ज़रूरी है, उससे रिलेटेड हमने वर्ड पार को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जो मैं आपको बताऊँगा। वीकली 2 क्लास लूँगा, उसमें एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा, या एक दिन 2 टॉपिक पढ़ाऊँगा। इसमें पहला आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स वो होता है, जो भी सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स ये होता है कि जैसे एक वर्ड है जिसे हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, उसके कई सारे वर्ड और भी होते हैं, उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई जैसे होता है कॉपी करना। कॉपी की एक और अंग्रेजी होती है इमिटेट करना, रेप्लिकेट करना। ये तीनों का मतलब ही होता है कॉपी करना। लेकिन जैसा जैसा हम स्टैंडर्ड वर्ड जानते हैं, उससे हमारी अंग्रेजी की जो स्टैंडर्ड होती है वो सुधरती जाती है। जैसे कोई कॉपी यूज करेगा तो एक नॉर्मल इंग्लिश हो गई, कई लोग होंगे जो इमिटेट करना यूज करेंगे तो एक अलग इंग्लिश हो गई। तो ये एंटोनिम्स का मतलब डायरेक्ट अपोजिट हो किसी भी चीज़ का। जैसे गुड हो गया, गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड हो जाता है। तो एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट होता है। तो बहुत सारे हम वर्ड इसमें देखेंगे जो ज़्यादातर हमको पढ़ते टाइम हमें प्रॉब्लम करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हों और चाहे
नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ, चाहे अपने सब्जेक्ट का पोइट्री पढ़ रहे हो, प्रोज पढ़ रहे हो, जो भी है। दूसरे पे हम देखें OWS, इसका मतलब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब एक लंबा सेंटेंस होगा, उसका एक वर्ड में हम क्या कहेंगे। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। इसका जो एक और शब्द हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल टू द पीपुल। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसी सरकार जो व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति के द्वारा और व्यक्ति से बनी हो, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो ये होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ये भी आपके हर एग्जाम में इसे 2 4 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट है वही हम कराएंगे। इम्पॉर्टेंट मतलब ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। फिर आता है ईडियम्स और फ्रेज। ईडियम फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ईडियम क्या होता है, वो हम ग्रामर की क्लास में जैसे ही सेंटेंस खत्म करेंगे, जिसमें सिंपल हो गया है, कम्प्लेक्स और कंपाउंड बाकी, उसी के बाद ये दोनों टॉपिक पढ़ना है, इसका डिफिनीसन पढ़ना है। बाकी जब डिफिनीसन हम पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे। एक बार डिफिनीसन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ईडियम का मतलब हिंदी मुहावरा होता है, फ्रेज का मतलब इसको भी वाक्यांश ही कहते हैं। लेकिन क्लाज और फ्रेज में डिफरेंसेस क्या होता है हम आगे बताएंगे। हिंदी तो दोनों का वाक्यांश होता है। चौथे पे आ जाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब जब भी हम किसी वर्ब के आगे कोई प्रीपोजिशन लगा दें और उससे उस वर्ब का पूरा अर्थ चेंज हो जाए, इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कोई भी लगा दे उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। मतलब वर्ड के आगे जैसे ही, जैसे कीप है, कीप के आगे जैसे ही हम अलग अलग पोजीशन लगा दिए, ऑफ लगा दिए, इन लगा दिए, टू लगा दिए, तो वो कीप टू, कीप ऑन, कीप अप, तो उसका अर्थ एकदम चेंज होता जाएगा। वैसे कीप का मतलब रखना होता है, वैसे कि उसके बाद से कीप का मतलब, जैसे पुट का मतलब रखना होता है, पुट का मतलब रखना होता है, पुट ऑन का मतलब कुछ और होता है, पुट ऑफ का मतलब कुछ होता है। तो जैसे, तो ये फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे। वर्ब के आगे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे जिससे उसका पूरा अर्थ हो जाएगा। और अगर हम अपने इंग्लिश लिखने में फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं तो एक हमें अच्छा इंग्लिश लिखने वाला जाना जाता है, माना जाता है कि हम अच्छा इंग्लिश लिखते हैं। और ज़्यादातर आपको फ्रेजल वर्ब जो अच्छी इंग्लिश लिखी रहती है उसमें देखने को भी मिलेगा। फिर बात आती है वर्ड फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है, जितने नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब हैं, उनके बाद क्या होता है ना, एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है। कुछ वर्ड है जिसके साथ एकदम फिक्स प्रीपोजिशन रहेगा। दूसरा प्रीपोजिशन अगर वो अर्थ देने के लिए आप उस वर्ड के साथ यूज करेंगे तो आपका वो जो मीनिंग है उस वर्ड का वो एकदम से चेंज हो जाएगा, मतलब उस ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो जाएगा, तो फिर हमें वो भी हो जाएगा। तो ये जितने पार्ट है इसमें समझना कुछ नहीं रहता है, वर्ड को थोड़ा समझना रहता है, इसको रटना पड़ता है। लेकिन रटने के लिए भी क्या कुछ कोई टूल हो सकता है जिससे हम इसको आसानी से लर्न कर सकें, मेमोराइज कर सकें। तो हम आगे देखते हैं, एक शब्द होता है निमोनिक्स। हालांकि इसकी तो स्टार्टिंग एम से होती है, MNEMONICS, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को याद करने का एक तरीका होता है जिससे ये लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहे। जैसे जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे अगर 11th 12th में, तो उसमें पीरियोडिक टेबल को याद कराने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे हेने अरकरजीरान, हाई ही ली बेबो का ना ये। तो जब किसी वर्ड, किसी भी चीज़ को हम दिमाग में, किसी भी फैक्ट है, कोई रूल है, उसको हम मेमोराइज लंबे समय तक आसानी से करने के लिए उसको हम कोई और ट्रिक अपना लेते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, सपल। सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। सपल है, सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब जो आसानी से मुड़ जाए, उसका हमने, सपल मुझे याद नहीं हो पा रहा है तो हमने जानता है चप्पल होता है, जो चप्पल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो हमने इसका क्या निमोनिक सेट किया, चप्पल। चप्पल का मतलब क्या हो गया, सपल। तो जैसे ही सपल हमारे दिमाग में आएगा तो हमारे दिमाग में चप्पल आ जाएगा। चप्पल होता है कैसा, फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए सपल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है। तो ये सारा जो होता है ये निमोनिक्स होता है। तो वर्ड ये जितने हैं इनको लर्न करने के लिए बहुत सारे निमोनिक्स भी बनाए गए हैं जिससे ये कुछ समय तक आसानी से दिमाग में रहते हैं। दूसरा क्या होता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब जो भी वर्ड आप देखेंगे उसका जो फॉर्मेशन होना रहता है वो एक उसमें रूट वर्ड होता है, उसके आगे प्रीफिक्स या बाद में सफिक्स, जिसे हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं, उसको लगा के हम अलग अलग वर्ड बनाते हैं। तो एक रूट वर्ड से हम कई सारे वर्ड को मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसलिए एक 2 तरीका है जो इनको लर्न करने में थोड़ा सा आसान बना देगा। तो आप जैसे रूट वर्ड क्या होता है, जैसे एक वर्ड है क्रेसी, क्रेटस क्रेसी। इसका मतलब होता है अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कई फॉर्म होते हैं लेकिन जिसमें भी क्रेसी लगता है, यानी कि जिस वर्ड में क्रेसी आ रहा है
उसका मतलब ये है कि वो किसी गवर्नमेंट के फॉर्म से रिलेटेड है, क्योंकि क्रेसी का मतलब क्रेटस क्रेसी का मतलब होता है, क्रेटस क्रेसी दोनों की बात है, अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम एक बात देखते हैं, डेमोक्रेसी आपने पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इसका मतलब आपको पता है, डेमोक्रेसी का मतलब अभी इसका डेफिनेशन मतलब ऐसा सरकार जो लोगों के द्वारा बनी हो, लोगों के लिए बनी हो, लोगों से बनी हो। ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक है डेमस, एक है क्रेसी। क्रेसी का मतलब जैसे ही लास्ट में क्रेसी आया आपने ये समझा कि इसका जरूर किसी गवर्नमेंट के फॉर्म से रिलेटेड है, तो जो भी इसका अर्थ होगा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, भले आपका अर्थ नहीं पता, केवल एक क्रेसी का अर्थ पता है, तो इससे आपने ये रिलेट किया कि जो भी इसका अर्थ निकलेगा वो किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड निकलेगा। फिर एक वर्ड आता है डेमस, जब रूट वर्ड के आगे कोई वर्ड लगा के बनाया जाता है इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो आगे लगाया जाता है। अगर इसके बाद लगा के कोई नए वर्ड का क्रिएशन किया जाता है उसे हम सफिक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें जो डेमस है, डेमस भी एक रूट वर्ड है, लेकिन यहाँ हम रूट वर्ड क्रेसी को मान रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ रूट वर्ड क्रेसी को मान रहे हैं, डेमस को भी मान सकते हैं, क्रेसी को भी मान सकते हैं, दोनों। डेमस क्या क्या मतलब होता है, पीपल, पीपल होता है, पीपुल जो भी होता है, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग, आपको पता है। और सिटीजन लिविंग इन अ एरिया, मतलब एक विशेष एरिया में रहने वाले लोग को भी डेमस कहते हैं, मतलब डेमस का जनरल वर्ड पीपल होता है, यानी कि डेमस प्लस क्रेसी इक्वल टू डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी मतलब क्या, गवर्नमेंट बाय द पीपल, इसका मतलब पीपल और ये हो गया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा कि क्रेसी, क्रेसी का मैंने पढ़ लिया, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब कोई फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो आइए हम इस क्रेसी वर्ड से बहुत सारा वर्ड बनाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर 4 ऑप्शन में आता है, तो जैसे ही क्रेसी दिखेगा आपके दिमाग में ये तुरंत पहले ही आएगा माइंड में कि ये क्रेसी का मतलब जरूर इसका जो अर्थ होगा वो कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड आएगा। तो हमने क्रेसी से एक वर्ड बनाया ऑटोक्रेसी, ये 2 वर्ड से मिला है, ऑटो प्लस क्रेसी। क्रेसी का मतलब स्पष्ट है आपका कि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। और ऑटो का मतलब क्या होता है, एक या सेल्फ, एक व्यक्ति द्वारा, ऑटोक्रेसी। तो इसका क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। और जब एक व्यक्ति द्वारा कोई सरकार चलती है जिसमें दूसरे व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उसे हम हिंदी में तानाशाही कहते हैं, यानी कि डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप अगर कहीं कहीं आ जाता है ऑटोक्रेसी, तो डिक्टेटरशिप का क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, दोनों का मतलब एक ही है। और आपके एग्जाम में पूछ देता है अगर गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति वाली सरकार को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है, तो उसका हो जाएगा ऑटोक्रेसी। दूसरा वर्ड हम देखते हैं जेरंटो प्लस केसी। जेरंटो का मतलब होता है ओल्ड, जैसे जो वृद्ध हो गए हैं, जो 80 प्लस हो गए हैं या 70 प्लस हो गए हैं, जो कि अब जो ना तो यंग है और ना ही चाइल्ड है, ना ही टीन्स है, कोई नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जेरंटोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाय ओल्ड पर्सन। अगर बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति सरकार को चला रहा है तो आप उसको जेरंटोक्रेसी कहते हैं। तो जैसे ही एग्जाम में आएगा गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पर्सन, तो गवर्नमेंट बाय देखते ही आपको लगेगा कि गवर्नमेंट जब किसी की बनती है तो उसके लास्ट में क्रेसी जरूर रहेगा। तो अगर क्रेसी के अलावा कोई वर्ड ऑप्शन में है तो वैसे ही गलत हो गया। और अगर आपको क्रेसी वाला एक ही वर्ड है, उसके बारे में आपके नो भी पता हो, तो भी आपको लगेगा यही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बाय का मतलब क्रेसी उसमें जरूर रहता है। तो गवर्नमेंट बाय ओल्ड पर्सन का मतलब हो जाएगा जेरंटोक्रेसी। तीसरा वर्ड देखते हैं गाइनेकोक्रेसी, गाइनिकोक्रेसी, इसे गायनी पढ़ते हैं। गायनी का मतलब जैसे आप गायनिकोलॉजी पढ़े होंगे, वुमेन डॉक्टर होते हैं, यानी कि गायनी का मतलब होता है वुमन, वुमन, गायनी का मतलब वुमन होता है। जो वुमेन हम पढ़ते हैं गलत होता है, इसे वुमन पढ़ता है, अगर इसका प्लूरल ईएन लगाए तो इसे वीमेन पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा गायनिकोक्रेसी, इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट बाय वुमेन आर अ ग्रुप ऑफ वुमेन, बहुत सारे महिलाओं द्वारा एक महिला द्वारा कोई सरकार चलती है, उसे हम गायनिकोक्रेसी कहते हैं, गायनिकोक्रेसी कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे मोबोक्रेसी। आपने एक वर्ड सुना होगा बार बार न्यूज़पेपर में आजकल, मॉब लिंचिंग, यानी कि जब बहुत सारा अनियंत्रित भीड़ होती है जिस पे कोई नियंत्रण नहीं होता, वो किसी को मार देती है, तो उसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो मॉब का मतलब होता है भीड़ और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट बाय द मेनी पीपुल। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक सरकार को चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोबोक्रेसी, क्योंकि क्रेसी का मतलब आपको पहले ही पता है और मोबो का मतलब यहाँ से पता चल गया, मेनी पीपल। इसी शहरी में हम पांचवा वर्ड देखते हैं क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो का मतलब होता है थिप, चोर, जी थिप का मतलब चोर होता है, आपको पता ही है, लेकिन क्लेप्टो का मतलब थिप होता होगा, ये नया वर्ड होगा। क्लेप्टो प्लस क्रेसी, यानी कि कोई व्यक्ति है जो चोर है, बहुत सारे उसके ऊपर चोरी के मामले दर्ज हैं और वो सरकार वो चलाए, उसको गवर्नमेंट की सत्ता हासिल हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय अ थिप,
गवर्नमेंट बाय ए थिप, यानी कि चोरों का जो शासन होता है उसे हम क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। फिर बात आती है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब होता है रिच पीपल। रिच पीपल मतलब अमीर व्यक्ति। अगर किसी भी समाज का जो धनी व्यक्ति है वो उस पूरी सरकार को पूरी तरीके से चला रहा है, उसको हम क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द रिच। एक बात देखिएगा, ये जो रिच है, रिच ये एडजेक्टिव है, जैसे रिच पीपल एडजेक्टिव हम कल आपको बताए थे कि वो नाउन की विशेषता बताता है। तो रिच पीपल मतलब कैसा व्यक्ति, धनी व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति नाउन इसकी विशेषता बताया। लेकिन जैसे ही किसी एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल, जो बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल क्या होता है, द लगा देते हैं, उसके बाद जो लिखा रहता था, ये जो पूरा होता है ना, ये जो है वो पूरा उस पूरे वर्ग को व्यक्त करता है। जैसे पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन द पुअर का मतलब पूरे गरीब लोग जो भी कहीं रहते हैं, और द रिच का मतलब पूरे धनी लोग, यानी कि धनी लोगों द्वारा, यानी कि इसे धनिक तंत्र हिंदी में कहते हैं, धनी लोगों द्वारा चलाई गई सरकार को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटो का मतलब होता है रिच और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं नियोक्रेसी। नियो शब्द से ही मतलब है, नियो का मतलब होता है नया, और नया व्यक्ति के, नया किसी भी ऐसी चीज़ को नया, जो बहुत ज़्यादा टाइम न गुजारा उसे हम नया कहते हैं, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा अनुभव न हो, यानी कि गवर्नमेंट बाई एन इनएक्सपीरियंस पर्सन। जैसे कोई नेता है, उसका डेथ हुआ, हाँ, जैसे अभी रामविलास पासवान का डेथ हुआ और उनके लड़का जो चिराग पासवान है वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं, तो अभी एक भी बार वो सरकार में कुछ रहे नहीं हैं, तो उन्हें अनुभव नहीं है सरकार चलाने का, तो वो अच्छा चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे ये अभी जो भी है वो क्लियर नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बाय ए इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जिसको अनुभव ही ना हो कि सरकार चलाते कैसे हैं, तो इसे नियोक्रेसी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी। आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स भारत होते हैं, जो आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही कहते हैं। यानी कि अपने और सरकार तो डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी तो एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि सरकार नहीं चलाता है, बेसिकली ऑफिशियल जो काम होते हैं उन्हें देखते हैं। लेकिन ऐसा मान लो हो जाए कल को, या किसी और देश में ऐसा हो, वहाँ पे जो यही ब्यूरोक्रेट्स हैं यही सरकार चलाने लगे, उन्हें हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और ऐसे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बाय द टॉप ऑफिशियल्स, मतलब जो भी सरकारी तंत्र के वहाँ के बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें हम गवर्नमेंट बाय द टॉप ऑफिशियल को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब बात हम करते हैं ओलिगोक्रेसी। ओलिगो का मतलब बहुत थोड़े से जो पर्सन होते हैं ना, जैसे मॉब का मतलब ज़्यादा होता है जो हमने यहाँ पढ़ा था, और ओलिगो का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि गवर्नमेंट बाय द फ्यू पर्सन, थोड़े से बहुत कम व्यक्ति द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम गवर्नमेंट बाय द फ्यू पर्सन, उसको हम ओलिगोक्रेसी कहते हैं। एक है केकिस्टोक्रेसी। केकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, जैसे हमने नियोक्रेसी, उसमें भी यही होता है ना कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सरकार चलाने की क्षमता ना हो, सरकार चलाने की क्षमता ना हो, इसका तो मतलब होता है उसको अनुभव ना हो, इसको चलाने की, सरकार चलाने की क्षमता हो, मतलब वो गवर्नमेंट में आते ही उसके बहुत सारे क्यास होने लगे, बहुत सारे गलत चीज़ें होने लगे, उसको कंट्रोल ना कर पा रहा हो, तो उसको हम कहते हैं केकिस्टो का मतलब होता है ना एक गुड पर्सन नहीं, एक बैड पीपल हो गया। यानी कि केकिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट बाय द लिस्ट सूटेबल सिटीजन ऑफ स्टेट, मतलब किसी भी राज्य का जो बहुत लिस्ट का मतलब बहुत कम सूटेबल हो, मतलब वो योग्य हो ही नहीं, अगर उसके द्वारा कोई सरकार चलाई जा रही है तो उसे हम केकिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो इस तरह से पूरा एक क्रेसी हमने आज रूट वर्ड पढ़ा। इसके आगे की जो भी वर्ड पार्ट की क्लास होगी उसमें हमारा कोशिश ये रहेगा, जो हमने आपको 5 स्टेप बताए हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन फॉलोड बाय वर्ड, उसमें से हम 2 लें। जैसे किसी दिन फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करा दे, किसी दिन फ्रेजल वर्ब और रूट वर्ड वाला करा दे, किसी दिन एंटोनिम्स सिनोनिम्स करा दे। तो ये जितने भी है इंपॉर्टेंट है, आप चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते होंगे उसमें एक आध क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। तो आज हम इस क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर ग्रामर की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद से वर्ड पार्ट ग्रामर ऐसे ही चलता रहेगा, और आगे जो भी शेड्यूल में चेंज होना होगा हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं। बाकी कोई आपको डाउट आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आगे के जो भी क्लास होगी उसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।